वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी एवं मेडिकल एजुकेशन यूनिट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा के संयुक्त तत्वावधान में पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स की कड़ियों के तहत आज हम एक दूसरी बीमारी स्ट्रोक, जो कि बहुत ही गंभीर और इम्पॉर्टेंट बीमारी है, की चर्चा करेंगे। स्ट्रोक को हम कॉमन भाषा में पैरालिसिस या ब्रेन अटैक भी कहते हैं। हिंदी में लोग इसे लकवा मारना भी बोलते हैं। मैं डॉक्टर दीपिका मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। लकवा एक गंभीर समस्या है जो कि ब्रेन के ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज की वजह से होती है, इसीलिए इसको ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। लकवा हमारे देश में अपंगता का मुख्य कारण है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिदिन करीब 1900 मौतें इंडिया में केवल लकवे के कारण हो जाती हैं। जहाँ तक डेथ के मुख्य कारण है, उसके अंदर लकवा दूसरे नंबर पर आता है। आज इस रोग की चर्चा करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर विजय सरदाना, जो कोटा मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड हेड हैं। डॉक्टर विजय सरदाना मेडिकल एजुकेशन यूनिट मेडिकल कॉलेज कोटा के चेयरमैन भी हैं। मैं डॉक्टर विजय सरदाना का स्वागत करती हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, ये लकवा होता क्यों है? देखिए, आपने इंट्रोडक्शन में लकवे के बताया कि रोज़ाना 1900 मौतें होती हैं हिंदुस्तान में, और दूसरा सबसे बड़ा जो है ये कारण है मौत का, और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी का सबसे कॉमन कारण है ये। लकवा ब्रेन का कोई अगर एक हिस्सा काम करना बंद कर दे तो वो जो हिस्सा कंट्रोल करता है जिस फंक्शन को, तो वो फंक्शन का भी कंट्रोल खत्म हो जाता है या उसका लॉस हो जाता है, तो इसको हम ब्रॉडली लकवा कहते हैं। वो जो डैमेज है, जी हाँ, वो डैमेज है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो जो खून की नली, जो ब्लड वेसल होती है, जो ब्लड लेके जाती है ब्रेन के पर्टिकुलर हिस्से में, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो वो जो हिस्सा जहाँ की वो ब्लड सप्लाई देती है, वो जो खून की नली, वो हिस्सा डेड हो जाता है। इसको तो इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो ब्लड वेसल या रक्त की वाहिनी जो ब्लड लेके जाती है, अगर वो फट जाए तो रक्त के स्त्राव से एक हेमेटोमा या ब्लड इकट्ठा हो जाता है ब्रेन में, और वो प्रेशर डालता है ब्रेन पे, तो भी ब्रेन के फंक्शन का लॉस होता है। और जिस फंक्शन का लॉस होता है, वहाँ से जो भी चीज़ बॉडी की कंट्रोल हो रही है उसका भी लॉस हो जाता है उस फंक्शन का। जैसे अगर एक हाथ और पैर का जहाँ से कंट्रोल होता है, वहाँ पे अगर ब्लड वेसल या तो ब्लॉक हो जाए या हेमरेज हो जाए, तो वो एक और हाथ और पैर काम करना बंद कर देगा। तो इसको हम आम भाषा में लकवा कहते हैं। डॉक्टर साहब, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे लकवा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, रिस्क फैक्टर उनको बोलते हैं जिससे कि अगर किसी रोगी में अगर वो फैक्टर्स हों तो उसे लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है। लकवे के लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं। अपने यहाँ पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस इतनी नहीं है। अभी भी हिंदुस्तान एक विशाल देश है, वहाँ ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उन्हें इस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं मालूम होती कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, उसको चेक कराना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर की जो चेकिंग होती है वो भी 50 साल 60 साल की उम्र में जा कर के पहली दफ़ा होती है, जबकि उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या जब उसका बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का जब कॉम्प्लिकेशन हो जाए। ब्लड प्रेशर में कुछ सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, ये देखिए बड़ी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है और हाथ पैरों में झंझनाहट होती है। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर के रोगियों को कोई सिम्टम नहीं होता और ब्लड प्रेशर सिर्फ जांचने से ही मालूम पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो तो ब्लड प्रेशर है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़। हिंदुस्तान को देखिए डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और हमारे यहाँ डायबिटीज़ के रोगी बहुत हैं और उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। वो अगर कंट्रोल नहीं हो डायबिटीज़ तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तीसरा ओबेसिटी या मोटापा। आजकल जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मोटापे की संख्या भी बढ़ती जा रही है।
पाश्चात्य देशों में, वेस्ट में तो ये बहुत है ऑलरेडी। तो मोटापा अगर हो, और स्पेशली एब्डोमिनल मोटापा, जो पेट का मोटापा होता है, जिसको कि यहाँ हिंदुस्तान में एक पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, उसमें आपकी बेसिकली ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है, और मोटापा जो एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को लकवे होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफ जो है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन, वो भी एक रिस्क फैक्टर है लकवे के लिए। लकवे में कुछ एज और सेक्स का भी रिलेशन होता है डॉक्टर साहब? जी, पूरी दुनिया में जो लकवा होता है वो मेल सेक्स आदमियों में औरतों से थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको भी एक रिस्क फैक्टर मानते हैं। और जहाँ तक उम्र का सवाल है, लकवा एक ऐसा रोग है जो कि बढ़ती हुई उम्र में होता है, आमतौर पे 50 साल के बाद, 60 साल के बाद होता है, और 80% करीबन रोगी इसी उम्र में पाए जाते हैं। लेकिन अलार्मिंग चीज़ एक ये भी है कि यंग पेशेंट्स में भी लकवा आजकल होने लगा है, और इनकी संख्या भी करीबन 20% रहती है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यंग पेशेंट्स जो हैं वो बड़े प्रोडक्टिव पेशेंट्स होते हैं, इकोनॉमिकली पूरी फैमिली का दारोमदार उन पे रहता है, और वो देश के प्रोडक्टिव नागरिकों में से होते हैं। अगर उनको लकवा हो जाए तो ना सिर्फ उनकी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, बल्कि उन पे जो डिपेंडेंट होते हैं उनकी कंडीशंस और उनकी वेलबींग पे, फैमिली पे भी असर पड़ता है। तो सभी एज में लकवा होता है, बच्चों में भी पाया जाता है, लेकिन वो संख्या उनकी बहुत कम होती है। वंशानुगत भी हो सकता है? नहीं, आमतौर पे लकवा वंशानुगत नहीं होता है, लेकिन लिपिड प्रोफाइल अगर किसी का ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, तो वो कुछ प्रतिशत में वंशानुगत हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लकवा जो है वंशानुगत नहीं होता है। डॉक्टर साहब, ये स्ट्रोक के अंदर एक TIA बड़ा सुनने में आता है, ये TIA क्या होता है? जी, TIA को हम साइंटिफिक भाषा में ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। ट्रांजिएंट मीन्स जो थोड़े समय तक रहे, इस्केमिक मीन्स लकवा जो कि खून की नस ब्लॉक होने से होता है, अटैक मीन्स अटैक। ये लकवा वो लकवा होता है जिसमें कि खून की नस, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की, बंद होती है, उसकी वजह से एक ब्रेन का पर्टिकुलर पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है या कम करता है। लेकिन अगर वो समय रहते वो नस अगर खुल जाए तो वो ब्रेन का हिस्सा परमानेंट डेड नहीं होकर के वो काम करना वापस शुरू कर देता है, और लकवे में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इसमें आमतौर पे जो इम्प्रूवमेंट होता है कुछ मिनट में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, ज़्यादातर लोगों को 2-3 घंटे में हो जाता है, लेकिन कभी कभी 24 घंटे भी लगते हैं इम्प्रूवमेंट होने में। तो वो लकवा जो कि इम्प्रूव कर जाता है समय रहते, उसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं, और ये एक तरह का वार्निंग सिम्टम होता है। तो इस वार्निंग को पहचान करके एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि वो जो ट्रांजिएंट है वो परमानेंट लकवा का अटैक उससे नहीं हो, और आप समय रहते जो पेशेंट्स हैं वो समझ जाएं। डॉक्टर साहब, ये और भी लकवे के वार्निंग साइंस होंगे जिसको आम आदमी भी समझ सके और पेशेंट को टाइमली अस्पताल पहुंचा सके? जी देखिए, लकवा जो आम तौर पे सभी लोग लकवे को जानते हैं वो लकवा आता है जिसमें कि एक तरफ का, चाहे दायां चाहे बायां, हाथ और पैर जो है एकदम से काम करना बंद कर देता है, मरीज चल फिर नहीं पाता, उसका चेहरा भी जो है टेढ़ा हो सकता है उसी तरफ का, और उसको बोलने में भी तकलीफ हो सकती है। ये तो एक कॉमन तरह का लकवा है और यही इसके लक्षण हैं जो कॉमनेस्ट है। लेकिन कई बार लकवे के लक्षण इस तरह के अनकॉमन होते हैं कि उनको पहचानने के लिए ज़रूरी है कि सबको उसका ज्ञान हो। जो अनकॉमन जो लक्षण है उसमें एक तरफ का सुन्न होना, जिसमें कि आप अगर हाथ लगाएं तो मरीज को मालूम नहीं चलेगा, टच करें तो मालूम नहीं चलेगा, लेकिन उसकी पावर जो है प्रिजर्व्ड रहेगी रिलेटिवली, ये भी एक लकवे का लक्षण है। एक वर्ड है फास्ट जो कॉइन किया गया है इंटरनेशनल स्ट्रोक सोसाइटी द्वारा, जिससे कि आम लोग इसको लकवे को समझें क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, वार्निंग साइन की। जी। फास्ट में 4 लेटर्स हैं, FAST। F के माने है फेस। जब भी आप कभी सस्पेक्ट करें लकवा किसी पेशेंट में, तो सबसे पहले उसको कहें कि स्माइल करें। अगर वो स्माइल करता है और उसका फेस टेढ़ा हो जाता है तो इसका मीन्स ये एक लकवे का लक्षण है। A का माने है आर्म। आर्म मीन्स हाथ। जब भी आपको शक हो कि इस पेशेंट को लकवा है तो उसको कहें कि दोनों हाथ अपने ऊपर करें। जिस हाथ में लकवा है वो हाथ उसका ऊपर नहीं होगा,
जी। आप उससे पहचान पाएंगे कि हाँ इस रोगी को लकवा है। जी। एस का मतलब स्पीच, आप उस रोगी को कह सकते हैं कुछ शब्द बोलने के लिए, उससे बात कर सकते हैं। जी। जिस पेशेंट को लकवा है तो वो ढंग से नहीं बोल पाएगा जी। और आप पहचान सकते हैं कि उसको लकवा है। हो सकता है। जी। और लास्ट जो लेटर है टी, वो टाइम की इम्पोर्टेंस को जी। बताता है। अगर ये तीनों लक्षण शुरू के हैं जी। तो फिर चौथा लेटर याद रखें, टी मीन्स टाइम, टाइम इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसे रोगी को आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाएं। तो आप मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो फास्ट जो 4 लेटर्स हैं इनको याद रखें। जी। और जब भी आप सस्पेक्ट करें किसी रोगी को कि उसको लकवा है, जी। पहले 3 पॉइंट को क्रियान्वित करके देखें। जी। अगर आप ये पाते हैं कि उसे लकवा है तो टाइम का ख्याल रखें और उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाएं। कई बार लकवे के लक्षण में ऐसा होता है कि एकदम से सिरदर्द होकर के उल्टी आती है और एकदम से पेशेंट्स को देखने में दिक्कत होती है, एक तरफ से एक तरफ की नज़र कमज़ोर हो जाती है, ये भी लकवे का लक्षण होता है। कई बार ऐसा होता है कि एकदम चलने में पेशेंट्स को इस तरह के तंगे जिसको बोलते हैं या इस तरह का अटेक्सिया होता है कि वो चल नहीं पाता, वो ऐसे चलता है जैसे शराबी चल रहा हो बिना शराब का सेवन किए, वो ऐसा चलने लग जाता है। तो ये भी एक लकवे का लक्षण है। कई बार ऐसा होता है कि एकदम से पेशेंट की याददाश्त जो है चली जाती है, तो वो भी एक लकवे का लक्षण है। तो इनको भी पहचानना ज़रूरी है, जिससे कि जो अनकॉमन जो सिम्टम्स हैं वो भी रोगी में देखें अगर कोई, तो वो पहचान करके उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ले। देखिए रोगी को ये मालूम नहीं चलता कि उसको लकवा है। ये समझना ज़रूरी है कि लकवा एक दर्द रहित बीमारी है। जी। जी। अगर किसी बीमारी में दर्द होता है तो मरीज़ खुद आगे बढ़ के जो है डॉक्टर के पास जाता है और अपने लक्षण बताता है। लेकिन इसमें क्योंकि ये दर्द रहित बीमारी है तो इसमें पेशेंट कई बार उसको पता ही नहीं चलता कि उसको लकवा हो गया, उसको ज्ञान ही नहीं होता, भान ही नहीं होता। और दूसरे जो देखते हैं वो ये सोचते हैं कि इसको लकवा नहीं है तो ऐसे ही टेंशन कर रहा है या ऐसे ही कुछ खाने पीने में कुछ आ गया होगा। तो ऐसे करके बहुत जो प्रेशियस टाइम होता है शुरू का वो बर्बाद हो जाता है पहचानने में लकवे को। डॉक्टर साहब, ये टाइम का जो आप बता रहे हैं, क्या इस टाइम की कुछ महत्ता है इसके ट्रीटमेंट में? जी हाँ, देखिए टाइम की बहुत महत्ता है। हम लोग हमेशा ये स्ट्रेस देते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन। जितना आप टाइम लूज़ करेंगे सेकंड दर सेकंड, उतना ही ब्रेन में डैमेज जो है बढ़ता जाएगा। और जितना जल्दी लकवे को पहचानेंगे उतना जल्दी अगर उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकेगा। ये आजकल इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आजकल जो लकवे के लिए स्पेशली जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है जिसमें खून की नस बंद होती है, उसमें जो एलिजिबल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए शुरू के 4.5 घंटे के लिए एक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इंजेक्शन अवेलेबल है, जो कि अगर हम समय रहते दें तो तकरीबन 30% संभावना रहती है कि वो जो बंद नली है वो खुल जाए और मरीज को उसके लकवे में इम्प्रूवमेंट हो जाए और वो डिसेबिलिटी से बच जाए। डॉक्टर साहब, अगर एक बार पेशेंट को स्ट्रोक हो जाए तो वापस होने की संभावना भी रहती है? देखिए ज़्यादातर पेशेंट्स को स्ट्रोक अगर हो जाए और उनको सेकेंडरी प्रिवेंशन या दोबारा ना होने के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो उनको दोबारा नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें दोबारा भी होने की संभावना रहती है, स्पेशली वो जिनको कि हार्ट डिजीज़ है और हार्ट से क्लॉट जो है डिसलॉज होकर के ब्रेन में सर्कुलेशन के साथ जाता है, जिसको कि एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दूसरे वो जो पेशेंट्स जिसमें कि डिफ्यूज़ एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ होती है ब्रेन की वेसल्स की, जिसमें वो नैरो हो जाती हैं, उसमें कभी भी क्लॉट जो है फंस करके उन्हें ब्लॉक कर सकता है। ऐसे पेशेंट्स को, और कुछ ऐसी हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स होती हैं जहाँ के खून गाढ़ा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इनको पेशेंट्स को लकवे की संभावना दोबारा होने की रहती है, लेकिन ऐसे रोगियों की संख्या कम है। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा डाइट और दिनचर्या के बारे में इस तरह के पेशेंट्स की कुछ विशेष ध्यान रखने को बताएंगे? देखिए डाइट जो है लकवे होने से पहले एक संतुलित भोजन और आहार लेना चाहिए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स का संतुलित मिश्रण हो। फैट जो सैचुरेटेड पॉली एसिड्स जिसमें होते हैं, घी जिसको हम बोलते हैं, उसको जहाँ तक उसका सेवन
से बचना चाहिए जहाँ तक संभव हो। जी। और दूसरी जंक फूड है उससे भी बचना चाहिए। जंक फूड आजकल हमारी किशोरावस्था में बहुत कंज्यूम हो रहा है। जी जी, जंक फूड एक ओबेसिटी का एक कारण भी है, तो किशोरावस्था में तो बचना ही चाहिए जी। सभी को, इससे बचना चाहिए। और जो अपना स्टेपल जो फूड है वो डॉक्टर साहब जो आपने बताया अर्ली एज में आजकल स्ट्रोक हो रहा है। जी जी, अर्ली एज में स्ट्रोक का रीज़न ओबेसिटी डायरेक्टली तो नहीं है, उसके कई दूसरे कारण भी हैं, लेकिन हाँ जंक फूड का सेवन और ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है जो कि इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लकवा होने के बाद में आप डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं। जी। डिपेंड करता है कि आपका लिपिड प्रोफाइल कितना डिरेंज्ड है और लकवा आपका किस प्रकार का है, आपके ब्लड प्रेशर क्या है। तो लकवा अगर आपको हो गया है तो उसके बाद में डाइट अपने आप डिसाइड ना करके एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लें, एक बार डाइटिशियन से सलाह लें। डॉक्टर साहब, लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज अचानक से अपंग हो जाता है, फिजिकली और इकोनॉमिकली अपने साथ वालों पर डिपेंडेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति से निकलने में कई बार वो डिप्रेशन में भी चला जाता है और उसे रिहैबिलिटेशन की भी ज़रूरत होती है, पुनर्वास की भी ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर साहब, इनका पुनर्वास कैसे किया जाए, कृपया इस बारे में बताएं। देखिए, लकवे के रोगी में जितना कि इमीडिएट ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। और लॉन्ग टर्म में तो अगर आप मेरे से पूछें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन होता है। जो रिहैबिलिटेशन है उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो फिजियोथेरेपी, जो कि अंगों को जो काम नहीं करते उनको हिला डुला करके एक्सरसाइज से उनको स्टिमुलेट किया जाता है। दूसरा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लॉन्ग टर्म में मरीज़ क्या कर सकता है, कैसे उसको कपड़े पहनना सिखाया जाता है, उसको अपने काम पे वापस कैसे वो जाए, उसके लिए ट्रेन किया जाता है, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं। स्पीच थेरेपी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बोली की कसरत होती है, वो भी सिखाई जाती है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह की बोली की तकलीफ है और उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो उनकी मदद ली जाती है। तो ये एक टीम वर्क होता है रिहेबिलिटेशन, जिसमें कि ए टीम ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, कई बार काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो उनकी भी मदद कई बार ली जाती है। तो एक टीम वर्क है जिसमें कि पेशेंट को उनकी डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में उनकी मदद की जाती है। तो दवा जितनी लॉन्ग टर्म में इम्पॉर्टेंट है, दवा तो खैर है ही दोबारा अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड प्रेशर की दवाएं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, शुगर ब्लड डायबिटीज़ की दवाएं डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये रिहेबिलिटेशन एस्पेक्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार रोगी जो होता है शुरू में तो कुछ दिन एक्सरसाइज करते हैं लेकिन बाद में नहीं करते, तो उससे ना सिर्फ इम्प्रूवमेंट पे फ़र्क पड़ता है बल्कि जॉइंट्स भी स्टिफ हो सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, दूसरे जॉइंट स्टिफ होकर के उनके मूवमेंट भी अफेक्टेड हो सकता है। तो एक डिसेबिलिटी लकवे की तो ऑलरेडी है ही, लेकिन साथ में दूसरी डिसेबिलिटी जॉइंट स्टिफनेस की, फ्रोजन शोल्डर की और हो जाती है। तो इसलिए एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी से पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट आ जाता है? देखिए, फिजियोथेरेपी बहुत ही वाइटल होती है इम्प्रूवमेंट के लिए, और हालांकि बेसिक इम्प्रूवमेंट तो इस बात पे निर्भर करता है कि मरीज को डैमेज कितना है ब्रेन के किस पार्ट में है, लेकिन फिजियोथेरेपी का रोल जो है वो बहुत ही अच्छा सपोर्टिव रोल है। और इम्प्रूवमेंट विदाउट फिजियोथेरेपी और विद फिजियोथेरेपी में काफ़ी अंतर होता है। अगर पेशेंट फिजियोथेरेपी करता है तो उसका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। दवाइयाँ कितने समय तक लेनी होती हैं डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट्स को? देखिए, कई बार हमने देखा है कि लकवे के रोगी जो होते हैं वो दवाइयाँ जो हैं बंद कर देते हैं। कुछ तो ठीक हो जाते हैं इसलिए बंद कर देते हैं और कुछ इग्नोरेंस में बंद कर देते हैं, लापरवाही से बंद कर देते हैं। ज़्यादातर लकवे के रोगियों को दवाइयाँ जो होती हैं वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, स्पेशली इस्केमिक स्ट्रोक में। वो इसलिए चलती हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन करना है, अगले अटैक का प्रिवेंशन भी करना है। तो ऐसे रोगियों को दवा बिना डॉक्टरी सलाह के बंद नहीं करनी चाहिए, अगर डॉक्टर कहे तभी बंद करनी चाहिए। तो दवा की अगर आप बात करें तो दवा लकवे के बाद लंबी चलती हैं और ज़्यादातर केसेस में लाइफ लॉन्ग भी चल सकती हैं, जिसमें स्पेशली ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं
और अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो खून पतला करने की दवाएं हैं जी। लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको कम करने की दवाएं हैं। डॉक्टर साहब, आम पब्लिक के अंदर इसकी जागरूकता बढ़े, उसके लिए आपके पास कोई सुझाव हो तो वो दीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी। लकवे से लड़ने का सबसे पहला जो हथियार है वो यही है कि आम जनता में इसकी अवेयरनेस बढ़े। जी। ये तो आम जनता के लिए हुआ, जी। लेकिन सोसाइटी में फिर भी जितनी ये कॉमन प्रॉब्लम है उतनी लकवे की अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली अपने देश हिंदुस्तान में। जी। हालांकि कई एनजीओज, कई नेशनल बॉडीज इस बारे में प्रयासरत हैं, जी। लेकिन फिर भी जी। एक बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान में जो कि इनके वार्निंग सिम्टम्स नहीं समझ पाता है। कई इवन डॉक्टर्स को भी जो 4-4.5 घंटे की जो एक विंडो पीरियड है जिसमें कि वो टीपी इंजेक्शन दे सकते हैं उसका ज्ञान नहीं है। जी। और ये मरीज जो है, क्या होता है डॉक्टर विंडो पीरियड उसको बोलते हैं कि लकवा का जब होता है शुरुआत जी। लकवे की, उसके बाद के 4.5 घंटे के अंदर अंदर वो इंजेक्शन क्योंकि देना होता है जी। उस 4.5 घंटे को विंडो पीरियड बोलते हैं। तो उसका ज्ञान ग्रामीण जनता को नहीं है, उसका ज्ञान कई डॉक्टर्स को भी नहीं है, पेशेंट्स को तो होना दूर की बात है। तो ये ज्ञान सब में बांटना, सबके साथ शेयर करना ज़रूरी है। और इसके लिए मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो है, इन सब की जो भूमिका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर स्तर पे इस तरह के प्रयास होने चाहिए। डिज़ाइनर्स लोगों को भी जो है इस तरह के लोगोज़ बनाने चाहिए जिसमें कि कम से कम एक ब्रांडिंग हो स्ट्रोक की। ये लोगों को मालूम चले कि स्ट्रोक एक गंभीर बीमारी है। कुछ डिज़ाइनर्स ने कोशिश भी करी है इस तरह के लोगोज़ बनाने की, और जो रोज़मर्रा में काम आने की चीज़ें हैं उन चीज़ों पे इस तरह के लोगों को लगाया जा सकता है। जब लोग देखेंगे तो उन्हें ये रिमाइंड होगा कि स्ट्रोक को पहचानना कितना ज़रूरी है। अगर ये मैसेज स्प्रेड करें जी सब में जी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एनजीओज के द्वारा, डिफरेंट एनजीओज को इन्वॉल्व करके करें तो वो दिन दूर नहीं कि एक जनरल अवेयरनेस जो है स्ट्रोक की बढ़ेगी और लोग स्ट्रोक को होते ही पहचानेंगे, डिसेबिलिटी से बचेंगे, और होते ही पहचानेंगे तो उनको हॉस्पिटल जल्दी लेके जाएंगे। अगर हॉस्पिटल जल्दी लेके जाएंगे तो उनका इलाज होगा, उनकी डिसेबिलिटी कम होगी जी। और आप सोच सकते हैं कि डिसेबिलिटी अगर कम होगी तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना फ़र्क पड़ेगा जी। तो ये सब बातें ज़रूरी हैं स्ट्रोक की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमारे देश में। डॉक्टर साहब, आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमें इस डिज़ीज़ के बारे में बताई, हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं और हमारे दर्शकों से भी ये अपील करते हैं कि कभी भी वो इस बीमारी को ईजी वे में ना लें। अगर उन्हें लगता है कि पेशेंट को कोई वीकनेस हो रही है या उन्हें डाउट है कि ये पैरालिसिस हो सकता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, और इसके बाद भी अगर उन्हें किसी तरह की अगर और क्वेश्चंस हैं तो वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सत्र में आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।